हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडी गुरुकुल। मेरा नाम है प्रतीश राज, डायरेक्टर पीडी गुरुकुल। और दोस्तों, आज हमारे साथ हैं आस्था राणा। आस्था डीएसपी यानी कि डीवाईएसपी बन चुकी हैं जीपीएससी एग्जामिनेशन क्लास 1 को क्लियर कर। और आज हम आस्था से बहुत सारी बातें करने वाले हैं। आस्था 2019 बैच की पीडी गुरुकुल की क्लासरूम स्टूडेंट रही हैं और बहुत मेहनत करने के बाद अब ये डीएसपी बन चुकी हैं। दोस्तों, एक बात मैं यहाँ पर और बोलना चाहता हूँ आपसे कि बहुत सारे बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ बच्चे जो सिलेक्ट होते हैं वो उनकी खुद की मेहनत के कारण होते हैं। जैसे कि आस्था ने मेहनत करी और वो सिलेक्ट हुई। पीडी गुरुकुल पूरा क्रेडिट आस्था की सक्सेस का आस्था को ही देना चाहता है। और आज बहुत सारी बातें बच्चों के लिए, बहुत सारी टिप्स आस्था इस वीडियो में देने वाली हैं। तो आस्था, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल जनरली जो बच्चों के दिमाग में रहता है, आज हम बहुत सारे सवाल करेंगे आपसे, आपकी सक्सेस के टिप्स जानेंगे, राज जानेंगे। पहला सवाल जनरली जो बच्चों के दिमाग में रहता है वो रहता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन से रिलेटेड। प्रीलिम्स में बहुत सारे बच्चे एग्जामिनेशन देते हैं, लेकिन आपने भी देखा है, आप भी उस दौर से गुजर चुके हैं कि कट ऑफ बहुत कम जाती है। 120 नंबर लड़कों के लिए कट ऑफ जाती है और लगभग सिर्फ 100 नंबर के आसपास लड़कियों की कट ऑफ जाती है। उसके पीछे का कारण क्या है? बच्चा कौन सी गलती ना करे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के दौरान, थोड़ा सा बच्चों को प्लीज बताइए। सर, जो प्रीलिम्स एग्जाम है वो हमारा फर्स्ट स्टेज ऑफ एग्जाम है। तो उसमें हमारा फर्स्ट स्टेप होता है प्रिपरेशन स्टेज। उसमें मैं एडवाइस ये करूँगी कि आप जो सिलेबस है उसको अच्छे से पहले पढ़िए और आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उससे आप बहुत ही वेल इन्फॉर्म्ड रहे कि ये सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और मुझे ये बेसिक बुक्स रेफर करनी है। और जो सबसे बड़ी एक गलती जो स्टूडेंट्स मुझे लगता है करते हैं वो है कि एक सब्जेक्ट के पीछे बहुत सारी बुक्स पढ़ लेते हैं और बाकी के सब्जेक्ट को इक्वली ध्यान नहीं देते। ये रीज़न की वजह से कभी कभी प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाता है। तो इसीलिए हर जो एक सब्जेक्ट है उसको प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ना है और बेसिक बुक्स सबसे पहले कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ कवर करनी है। उसके बाद अगर बेसिक बुक्स हो चुकी है तो हमें प्रीलिम्स के लिए मॉक टेस्ट करने हैं और हमें प्रैक्टिस करनी है। हर वीक आप कर सकते हैं या फिर आप जैसे कंफर्टेबल हो। तो आप 3 आवर्स के टाइम में आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, कितने आपसे नहीं हो पा रहे हैं, उस हिसाब से आपको फिर चूज करना है। और जैसे कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि जो पेपर 1 है उसमें टाइम काफ़ी कम रहता है बच्चों के पास, तो उसमें मैं ये एडवाइस देना चाहूँगी कि आप पिक एंड चूज कीजिए कि आप कौन से सब्जेक्ट्स में आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। जैसे मैथ्स और पॉलिटी काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, तो आप वो सब्जेक्ट्स में ज़्यादा टाइम डिवोट करके उसमें ज़्यादा मार्क्स लेने की कोशिश कर सकते हैं। एट द सेम टाइम जो आर्ट एंड कल्चर, जो सब स्टूडेंट्स कहते हैं कि काफ़ी उनको प्रॉब्लम आती है, वो सब्जेक्ट प्रीलिम्स में नॉर्मली पेपर 1 में सबसे प्रॉब्लमेटिक सब्जेक्ट वही माना जाता है। उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि जो बेसिक बुक्स है, जो NCERTs है, वहाँ से शुरू कीजिए। पर आप अपनी प्रिपरेशन जितनी सिंपल हो सके उतनी सिंपल रखिए, बट आपकी जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो एकदम सही होनी चाहिए। जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि अर्ली वैदिक पीरियड में क्या फीचर्स थे, लेटर वैदिक पीरियड में क्या डिफरेंसेस आए, वो हमें सिर्फ कंसेप्चुअल क्लैरिटी से आएगी। क्योंकि प्रीलिम्स में आप जब एग्जाम में जाएंगे तो आप एज अ एडमिनिस्ट्रेटर जा रहे हैं, तो आप एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर जाएंगे अंदर। आप वहाँ पे आंसर करने नहीं, आप प्रॉब्लम सॉल्व करने जाएंगे। तो आपको क्वेश्चन को उस माइंडसेट से अटेम्प्ट करना है कि आप वहाँ जाके एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अपनी जो क्लैरिटी ऑफ थॉट है वो डेवलप करके आंसर लाएंगे। और प्रीलिम्स के लिए जो आप जब एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं तो एक कभी जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं और स्टेटमेंट्स बहुत ज़्यादा रहती है, तो वो क्वेश्चंस के लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप जो 3-4 स्टेटमेंट्स अगर दिए गए हैं तो अगर उसमें आप एक स्टेटमेंट जानते हैं और बाकी नहीं जानते तो वैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट ना किए जाएं। बट एट द सेम टाइम अगर आप 4 स्टेटमेंट में आप 2 भी अटेम्प्ट कर पाते हैं तो आप उसे ज़रूर वो चांस आप लीजिए और आप उसको अटेम्प्ट कीजिए। तो उस हिसाब से आपके प्रीलिम्स की जो प्रिपरेशन है काफ़ी होलिस्टिक वे में हो जाएगी। और बट आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि मिनिमम सोर्सेस, मैक्सिमम रिविजन और प्रैक्टिस ऑफ मॉक टेस्ट। तो आई थिंक ये प्रीलिम्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। बहुत अच्छे पॉइंट्स आस्था ने बताए, मैं आपको समराइज कर देता हूं। सबसे पहले तो सिलेबस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। सिलेबस कंप्लीट कीजिए। सिलेबस के बाद आप मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए। बिना मॉक टेस्ट के अगर आप प्रीलिम्स में चले जाएंगे तो भाई डिजास्टर हो जाएगा। ये हमने बहुत सारे बच्चों के साथ देखा है। तीसरा, आस्था ने जैसे बताया, नेगेटिव मार्किंग अगर कम करनी है आपको तो जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं जिनमें 3-3, 4-4 स्टेटमेंट्स आते हैं, तो उनमें अगर आपको ज़्यादा स्टेटमेंट्स अगर आए तभी उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, वरना अटेम्प्ट मत कीजिए। और इसके साथ साथ
रिवीजन पर बहुत ध्यान दीजिए। कई बार बच्चा एक ही सब्जेक्ट की बहुत सारी किताबें पढ़ लेता है, लेकिन ये गलत स्ट्रैटेजी है। आपको एक ही किताब पढ़नी है, बार बार पढ़नी है, रिवाइज करते रहना है। इसके साथ साथ पिक एंड चूज की स्ट्रैटेजी भी जो आस्था ने बताई बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत सिंपल सी चीज है, 180 मिनट आपको प्रीलिम्स में मिलते हैं, हाँ, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी, और 180 मिनट में आपको 200 सवाल करने होते हैं। ई ऑप्शन भी मार्क करना होता है आपको 200 के 200 सवालों का। तो आपके पास एक 200 के 200 सवाल पढ़ने का टाइम नहीं रहता है, तो आपको हर सब्जेक्ट में पिक एंड चूज करना है। यानी कि GS 1 के पेपर में आपको पिक एंड चूज कर लेना है कि भाई मेरे को पॉलिटी के पेपर्स अटेम्प्ट करना है या मुझे मैथ्स का अटेम्प्ट करना है। तो आप अपने दिमाग में सब्जेक्ट्स बनाते हुए जाइए कि मुझे ये सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और उनके अटेम्प्ट करके आइए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। बहुत सारे बच्चे गलती ये करते हैं कि आर्ट एंड कल्चर पर ज़्यादा ध्यान दे देते हैं, जिसका कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो कम रहता है। तो बहुत अच्छी बातें बताई आपको आपने आस्था। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम मेंस की बात करते हैं। आपने प्रीलिम्स में भी बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए, मेंस में भी आपने इस बार बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं। मेंस में बच्चे की सबसे पहली प्रॉब्लम ये रहती है कि जब बच्चा पहली बार आंसर लिखता है तो उसको सेंटेंस फॉर्म करने नहीं आते। वो सोचता है, एक तो बहुत एक बड़ा हेजिटेशन रहता है कि आंसर लिखूं कैसे, और जब लिखना चालू भी करता है तो वो सेंटेंस फॉर्म नहीं कर पाता है ढंग से, वो प्रॉपर आंसर्स नहीं लिख पाता है। जब पहली बार आपने आंसर्स लिखना स्टार्ट किए थे आस्था, तो मुझे बताइए तब आपके दिमाग में क्या था, और जो जो गलतियां उस टाइम हुई वो गलतियां आप बच्चे ना करें, उसके लिए आपको क्या टिप्स आप बच्चों को देंगी? सर जो प्रॉब्लम है कि जब बिगिनिंग में हम आंसर लिखना शुरू करते हैं और तब हम आंसर के लिए सेंटेंसेस फॉर्म नहीं कर पाते, वो आई थिंक एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, स्पेशली जो स्टूडेंट साइंस और कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं और जिनका आंसर राइटिंग से थोड़ा हाथ मतलब छूट चुका है और वो लोग बुलेट पॉइंट्स में लिखना प्रेफर करते हैं, या फिर मतलब मैथ्स के डेरिवेशन सॉल्व करने वाले बच्चे, उन्हें स्टार्टिंग में ये दिक्कत आएगी ही। तो उसमें ये दिक्कत मुझे भी आई थी, बट उसके लिए एक ये है कि हम रोज कंसिस्टेंटली एक आंसर लिखें। स्टार्टिंग के आंसर्स आपके इतने अच्छे नहीं होंगे क्योंकि स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं होगा, आपका प्रेजेंटेशन काफ़ी मतलब ख़राब होगा, ऐसे हो सकता है, और कंक्लूजन में आपको समझ नहीं आएगा क्या लिखना है। बट ये चीज़ें प्रैक्टिस से ही सॉल्व होगी। हम रोज़ अगर कंसिस्टेंटली 1 आंसर लिखे, ज़्यादा नहीं, एक ही आंसर लिखना है, और उससे जो हम सीखते हैं, जैसे मेंटोर्स को देख के हम चेक करवा सकते हैं या फिर हम खुद मॉडल आंसर देख के भी चेक कर सकते हैं। और उसमें अगर सपोज हमने एक आंसर लिखा है और उसमें हमने मेजर पॉइंट्स मिस कर दिए, आप उसके नोट्स भी बना सकते हैं कि ये अच्छी केस स्टडी है, ये अच्छा एग्जाम्पल है, तो उससे आपका वैल्यू ऐड होगा, और दूसरा आपका जो आंसर राइटिंग स्किल है वो धीरे धीरे फाइन ट्यून होगी। इट इज़ नॉट एन ओवरनाइट प्रोसेस, ये एक लॉन्ग टाइम का प्रोसेस है। कम से कम सबको काफ़ी टाइम लग जाता है एक अच्छा वेल फॉर्म्ड आंसर बनाने में। तो स्टार्टिंग में अगर अच्छे से आप नहीं लिख रहे तो आप ऐसा मत सोचिए कि आप अकेले हैं जो अच्छे से नहीं लिख रहे। आई थिंक इट इज़ हैपनिंग विद एवरीवन। तो उस हिसाब से हमें ऐसे ही लेना है कि धीरे धीरे बेटर होगा, और वो होता ही है बेटर। बिकॉज आई माई सेल्फ आई एम एन एग्जाम्पल कि मुझे स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं हो रहा था कि पूरा सेंटेंस में कैसे लिखूँ, या फिर मैं स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं कर रही थी। अगर मैं स्ट्रक्चर कर रही हूँ तो मेरा आंसर रेलेवेंट नहीं लग रहा था। तो वो धीरे धीरे एक एक कंसर्न को आप एड्रेस कीजिए, और अब धीरे धीरे आप अपने नोट्स भी बनाइए आंसर राइटिंग के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें जो यूपीएससी जीपीएससी आजकल मांगता है वो है नॉवेल्टी मांगता है अपने आंसर्स में। तो आप अगर कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं और आपने गूगल करा कुछ उसके बारे में आंसर लिखने के बाद, और आपको कुछ अच्छी कमेटी मिल गई, रिपोर्ट मिल गया, जजमेंट मिल गया, तो आप उसका नोट डेफिनेटली बनाइए, और वो तो आप फ्यूचर में आप आंसर्स में अपने यूज़ कीजिए। वो उस हिसाब से आई थिंक इफ इट इज़ आपका कंसिस्टेंट एफर्ट रहेगा तो 1-2 मंथ्स में आप आराम से रिजल्ट देख पाएंगे। एक जो बातें आस्था ने बताई उसको थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ, फिर इसके बारे में अगला सवाल मैं पूछूंगा। आस्था ने बताया कि भाई शुरुआत में सब बच्चों को प्रॉब्लम आती है, आस्था को भी आई थी, लेकिन कंसिस्टेंसी इज द की। आप पहले दिन आंसर लिखोगे, भले ही आपको 10 में से 1 नंबर दे फैकल्टी, पर दूसरे दिन लिखो, तीसरे दिन लिखो, डेली बेसिस पे आंसर्स लिखो और फैकल्टी से चेक करवाइए। बहुत इंपॉर्टेंट है आंसर्स को चेक करवाना, और जो वहाँ पे आपको इनपुट्स मिल रहे हैं फैकल्टीज के, वो आप इनकॉर्पोरेट कीजिए अपनी आंसर राइटिंग के अंदर। फिर करंट अफेयर्स में से आप डेटा लीजिए और अपने आंसर्स के अंदर डेटा डालिए। डेटा डालना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे करते करते आप 1-2 महीने में पाएंगे कि आपकी आंसर राइटिंग इंप्रूव हुई है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको सेंटेंस फॉर्मेशन में प्रॉब्लम होती है, तो सेंटेंस फॉर्मेशन की प्रॉब्लम जो है वो धीरे धीरे करके दूर होगी, एक दिन में दूर नहीं हो जाएगी। जैसे आस्था ने बताया सर ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है आंसर्स को इंप्रूव करना। जनरली हमने ऐसा पाया आस्था, हमारे बहुत सारे बच्चे इंक्लूडिंग आप भी जब शुरुआत में आंसर्स लिखती थी, कि
बच्चा क्वेश्चन पढ़ता कुछ और है और आंसर कुछ और लिखता है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बच्चा क्वेश्चन पढ़ेगा, उसको बिना समझे फिर आंसर लिख देता है और जिसके कारण उसको नंबर नहीं मिलता है। इस प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जा सकता है? सर, जब भी हम कोई क्वेश्चन देखते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़े और अच्छे से पढ़े कि उसमें जो कीवर्ड्स हैं, जैसे इलैबोरेट हो गया, मेंशन हो गया, क्रिटिकली एनालाइज हो गया, वो सारे अब जो कीवर्ड्स हैं उसको आप अच्छे से पढ़ें और आप नोट कर दें, या फिर आप क्वेश्चन पेपर में अंडरलाइन कर सकते हैं कि आपको उस हिसाब से रेलिवेंट आंसर लिखना है। और बेसिकली प्रॉब्लम ये भी होती है कि कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है आपके पास और क्वेश्चन का डिमांड कुछ और होता है, तो हमें हमेशा कंटेंट देख के आंसर करना है। जैसे अगर हमें एग्रीकल्चर फार्म लॉस पे पूछा है क्वेश्चन और क्रिटिकली एनालाइज करने बोला है, तो हमें ध्यान रखना है कि हमें उसे क्रिटिसाइज ज़्यादा करना है, बट हमारा आंसर एट द सेम टाइम वेल बैलेंस्ड भी होना चाहिए और हमारा कंक्लूजन हमेशा एक पॉजिटिव नोट पे होना चाहिए, क्योंकि हम एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो हमें उस हिसाब से अपनी जो आंसर राइटिंग स्किल्स है उसको फाइन ट्यून करना चाहिए। बहुत अच्छी बात बोली आस्था ने यहाँ पर कि भाई आपको आंसर्स में 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कशन करना है। जैसे कि आपको कीवर्ड्स का ध्यान रखना है। कई बार डिस्कस लिखा होगा आपके क्वेश्चन के अंदर, क्रिटिकली एनालाइज लिखा होगा, इवैल्यूएट लिखा होगा, एग्जामिन लिखा होगा, तो सबका अपना अलग अलग मतलब होता है। और दूसरी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आस्था ने बोली कि आपके आंसर के अंदर एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप किसी भी इशू की सिर्फ नेगेटिव साइड दिखाएं, आपको पॉजिटिव साइड भी उसकी दिखानी उतनी ही ज़रूरी है। और आंसर को कंक्लूड हमेशा आपको एक पॉजिटिव नोट पे करना है, क्योंकि कल को जाकर आप देश संभालने वाले हैं, गुजरात संभालने वाले हैं, तो पॉजिटिविटी आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छी बातें आपने आस्था बताई। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आता है मेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड, वो आता है ऐसे। निबंध के पेपर में बहुत सारे बच्चे नंबर कम लाते हैं। क्या वजह होती है कि निबंध के पेपर में बच्चों के नंबर कम आते हैं, और आपने क्या क्या तरीकों से अपने निबंध के पेपर को तैयार किया और आपके काफी अच्छे मार्क्स से निबंध के पेपर में कैसे आए? सर, जो निबंध का पेपर है उसमें हमें करीब 1000 वर्ड्स में 3 ऐसे लिखने होते हैं, 3 आवर्स में। तो मतलब हजार वर्ड्स के 3 ऐसे? 3 ऐसे लिखने होते हैं। तो पहली मिस्टेक ये हो जाती है कि हम जो टॉपिक चूज करते हैं उसको हम रीड करके सीधा टॉपिक पे ये डिस्कस करके लिखना स्टार्ट कर देते थे। वो फर्स्ट मिस्टेक है, वो नहीं करना है। हमें पांचों जो फर्स्ट क्वेश्चन में 5 ऑप्शंस है उसको अच्छे से रीड करना है और हमें सोचना है कि ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसमें मैं 10 पेजेस का या फिर 1000 वर्ड्स का एक रेलेवेंट कंटेंट प्रेजेंट कर सकता हूँ इन सच अ वे कि एग्जामिनर का जो अटेंशन है मैं वो ग्रैब करूँ और एग्जामिनर बोर ना हो। और जो एक अलग टिप मुझे मिली गई थी वो ये थी कि अगर तुम ऐसे लिखते हुए बोर हो रही हो तो सामने वाला ऐसे पढ़ते हुए डेफिनेटली बोर हो रहा है। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। और हमेशा जैसे मेरी स्ट्रैटेजी ऐसे में ये रहती थी कि जब भी ऐसे का टॉपिक लिया तो फर्स्ट 1 आवर मैं एक ऐसे को दूंगी, और जैसे 3 ऐसे है तो 1 आवर। तो जो फर्स्ट 15 मिनट्स है 12 to 15 मिनट्स मैं वो ऐसे का एक स्केलेटन रेडी करूँगी रफ वर्क में, जिसमें मैं अगर मेरे पास कुछ अच्छा एनेक्डोट है तो मैं वो ऐड करूँगी, या फिर कोई केस स्टडी हो गए, कुछ एग्जाम्पल हो गया, ऐसे सब मैं ऐड करते जाऊँगी उसमें। और वो 12 मिनट्स के ब्रेनस्टॉर्म में मैं डिसाइड करूँगी कि मुझे कौन से एस्पेक्ट्स को टच करना है। जैसे एक होल ऐसे वो होता है जो एक मायोपिक व्यू नहीं होता, जिसका व्यू काफ़ी बड़ा होता है। जैसे हम पॉलिटिकली भी उसको एनालाइज करें, इकोनॉमिक फ्रेम में एनालाइज करें, एनवायरनमेंट में एनालाइज करें। जैसे अगर कुछ सोशल इशू भी ऐसे आता है तो हम उसको एक पूरा एक फ्रेमवर्क में उसको एनालाइज करें, तो वो एक गोल हो जाता है ऐसे का। उसके बाद जो दूसरी मिस्टेक ये होती है कि हम ऐसे के टॉपिक से रेलेवेंस 3-4 पेज के बाद हमारा रेलेवेंस कम हो जाता है। इसके लिए ये करना है कि हम जब ऐसे लिखते हैं तो बार बार हमें टॉपिक रीड करना है। आपने 2 पेज लिख लिया, आप फिर से जाकर टॉपिक रीड कीजिए कि ऐसे ये है, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन ये है, और आप उस हिसाब से लिखिए। तो ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। और एट द सेम टाइम ऐसे की प्रिपरेशन जीएस की प्रिपरेशन से अलग नहीं है। ऐसे में बस ये है कि हमें वो लोग हमारा क्लैरिटी ऑफ थॉट चेक करें कि आप कितनी अच्छे से एक बड़ा सा कंटेंट प्रेजेंट कर सकते हैं और अपनी बात एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उस हिसाब से आप डेटा कलेक्ट कीजिए, कोट्स लिखिए, ऐसे में पोम्स भी लिख सकते हो, आप ऐसे में कुछ भी लिख सकते हो, जिस हिसाब से आप कुछ नॉवेल्टी दीजिए एग्जामिनर को जो आपको मार्क्स ज़्यादा मिले। तो ये स्ट्रैटेजी मेरे साथ। बहुत सारे पॉइंट्स बताए, फिर से समराइज कर देता हूँ मैं। सबसे पहले तो टॉपिक सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास वहां पर एग्जामिनेशन के अंदर 9 टॉपिक्स आएंगे, 9 में से 3 टॉपिक्स आपको सिलेक्ट करने होते हैं। तो आपके पास जिस टॉपिक पे अच्छा कंटेंट हो आपको सबसे पहले वही सिलेक्ट करना है। प्लस सिलेक्शन के बाद आपको रफ वर्क करना बहुत जरूरी है। आप
ऐसी कुछ चूज करने के बाद डायरेक्टली उस पर लिखना मत स्टार्ट कीजिए, कम से कम 5 मिनट 10 मिनट रफ वर्क में दीजिए, पूरा स्ट्रक्चर बनाइए कि पहले क्या लिखेंगे आप, उसके बाद बॉडी में क्या आएगा, एंड में कंक्लूड कैसे करेंगे। रफ वर्क बनाना बहुत जरूरी है। फिर आप जब ऐसे लिखेंगे तो उसके अंदर कंटेंट के अंदर आपको सभी एंगल से उस टॉपिक की चर्चा करनी है, चाहे वो इकोनॉमिक्स का एंगल हो, चाहे वो पॉलिटिकल एंगल हो, चाहे वो सोशल एंगल हो, इथिक्स का एंगल हो, एनवायरनमेंट का एंगल हो, कल्चर का एंगल हो, इंटरनेशनल रिलेशंस का एंगल हो, सभी एंगल्स से आपको उसकी चर्चा करनी है। और एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट जो आस्था ने बोला, जो कि मैं मानता हूं कि 99% बच्चे नहीं करते हैं, वो ये कि वो एक बार बस टॉपिक को पढ़ते हैं और उसके बाद लिखते जाते हैं और लिखते लिखते भटक जाते हैं। हमेशा एक अच्छी स्ट्रेटेजी ये रहती है कि आपने 1 पेज लिखा या 1.5 पेज लिखा, फिर से आप क्वेश्चन को पढ़िए और फिर आप फिर से लिखना स्टार्ट कीजिए। यानी कि कहने का ये मतलब है आप टॉपिक पर फोकस्ड रहेंगे। कई बार क्या होता है, बच्चा सिर्फ एक बार टॉपिक पढ़ता है, शुरुआत में लिखना स्टार्ट करता है, फिर कहीं और चला जाता है लिखते लिखते, यानी कि टॉपिक पर फोकस नहीं रह पाता है। तो 1 पेज लिखने के बाद फिर से टॉपिक पढ़िए आप और फिर आगे कंटिन्यू कीजिए, ताकि आप टॉपिक पर फोकस्ड रहें, बने रहें। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह आस्था ने आपको बताई है। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं आस्था से इंटरव्यू की। इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे की जाएगी आस्था, जिससे आपके अच्छे मार्क्स किसी कैंडिडेट के आ सकें? सर, इंटरव्यू में ये ध्यान रखना है कि हमारा कंटेंट और हमारा नॉलेज चेक नहीं हो रहा है, हमारा पर्सनालिटी चेक हो रहा है। तो सबसे पहले हमें अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करना है, और वो एक लंबा प्रोसेस है। लाइक आप जब प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं तब से आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे थोड़ा वर्क कीजिए कि आप अपनी बात कैसे रख पाते हैं सामने। उसके बाद ये है कि आपका ड्रेसिंग सेंस ऑन द डे ऑफ द इंटरव्यू, कि आप हाउ वेल प्रेजेंटेड यू आर एट दैट पॉइंट, और आपका जो बेसिक सिटिंग सेंस है, आप कैसे बैठ रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस, वो देखा जाएगा, जो कि बेसिकली हमारी पर्सनालिटी को पूरा एनालाइज करते हैं इंटरव्यू में। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जब हम इंटरव्यू में जाते हैं तो काफ़ी नर्वस होते हैं। तो मैं एस्पिरेंट से ये कहना चाहूँगी कि इंटरव्यू को एज ए कॉन्वर्जेशन माने, ऐसे मत मानिए कि आपको कोई ग्रिल करेगा या आपको मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर में डाला जाएगा। आप एकदम फ्रीली जाइए और उसको एक कॉन्वर्जेशन की तरह काउंट कीजिए कि आप बातचीत हो रही है 2 लोगों के बीच में। तो उस हिसाब से अगर इंटरव्यू में आप प्रिपेयर करते हैं तो आपका इंटरव्यू काफ़ी अच्छा जाएगा, और वो जो आपके जो बोर्ड मेंबर्स हैं उनको भी आप काफ़ी पसंद आओगे, बिकॉज इफ़ यू आर वेरी फ्री एंड यू योर ट्रू सेल्फ, तब काफ़ी सही लगता है और आपके ज़्यादा ही मार्क्स आते हैं, फिर इंटरव्यू अच्छे ही मार्क्स आएंगे। तो बहुत सारी बातें आस्था ने बताई। सबसे पहले तो बी वेरी नेचुरल, आप जो हैं वैसा ही सामने वाले को दिखाइए, क्योंकि वो बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग हैं इंटरव्यू लेने वाले। अगर आप कुछ भी आर्टिफिशियल बनने की कोशिश करेंगे वो पहचान जाएंगे। दूसरी चीज़, प्रेजेंटेशन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप कैसा ड्रेस कर रहे हैं, वहाँ पर जाके बैठ कैसे रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा कि आपके आंसर्स के बेस्ड पर ही नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर्म होता है इंटरव्यू में। ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा। आप जो बातें कर रहे हैं वहाँ पर, आप जो आंसर करेंगे उससे ही वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे। तो बी वेरी स्पेसिफिक कि आप क्या आंसर कर रहे हैं, क्योंकि कल को आपने अगर कुछ भी फ्लूक करने की कोशिश करी, यानी कि कुछ भी आपने फेक करने की कोशिश करी, तो आप जल्दी पकड़े जाएंगे वहाँ पर। इसलिए बी वेरी नेचुरल, बी वेरी ऑथेंटिक। आज से एक जनरली बच्चों के दिमाग में और सवाल आता है, कुछ बच्चे गलतियाँ भी करते हैं। कुछ बच्चे बोलते हैं कि पहले मैं प्रीलिम्स की तैयारी करूंगा, फिर बाद में मैं मेंस की तैयारी करूंगा। ये कितना सही है? प्रीलिम्स और मेंस को अलग अलग सेपरेट करके देखना कितना सही है? सर, बिल्कुल सही नहीं है मेरे हिसाब से। जो प्रीलिम्स और मेंस का जो जीपीएससी का जो एग्जामिनेशन है उसमें सिलेबस में थोड़ा वेरिएशन है, सिर्फ थोड़ा सा वेरिएशन है, वो भी GS1 में है। तो वो हमें ध्यान में रखना है कि क्या हमें प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है, मेंस के लिए पढ़ना है, पर हमें हमेशा अपनी जो प्रिपरेशन है उसको कंपार्टमेंटलाइज नहीं करना है। जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो हमें न्यूज़पेपर में अगर कुछ प्रीलिम्स मेन सेंट्रिक मिल रहा है, बट आपका प्रीलिम्स का पढ़ने का टाइम चल रहा है, तो आप लिखिए, आपकी बुक में लिखिए कि ये मेरे को अच्छा एक एग्जाम्पल मिला या केस स्टडी मिली, तो आप अपनी बुक में इनकॉर्पोरेट कीजिए। सिमिलरली जब आप मेंस के लिए पढ़ रहे हैं तो आप प्रीलिम्स के लिए भी मतलब कुछ ना कुछ आप ढूंढ ही सकते हैं कि ये मिनिस्ट्री में ये कुछ, सपोज ये मिनिस्ट्री है, कल्चर मिनिस्ट्री है, उसमें ये स्कीम्स है जो आप मेंस के आंसर में लिख रहे हैं, बट आपको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, तो उस हिसाब से बनना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया और बहुत बच्चों के डाउट्स दूर हो गए होंगे। जनरली बच्चा ये करता है कि वो सोचता है कि पहले मैं प्रीलिम्स की तैयारी कर लूँ फिर मैं मेंस की तैयारी करूंगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। सिलेबस 95% सिलेबस इज कॉमन। हिस्ट्री में गांधी जी जो हैं वो प्रीलिम्स के लिए भी वही हैं, मेंस के लिए भी वही हैं। गांधी जी चेंज नहीं हो जाएंगे। तो प्रीलिम्स और मेंस की जो तैयारी होती है वो कॉम्प्रहेंसिव होती है। कभी भी आप ये ना कीजिए कि प्रीलिम्स की तैयारी अलग करें और मेंस की तैयारी आप अलग करें।
करंट अफेयर्स को लेकर आस्था बहुत बच्चों में डाउट्स होते हैं कि करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ें, करंट अफेयर्स की कितनी तैयारी करनी चाहिए, कितने टाइम पहले का करंट अफेयर पूछा जाता है जीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। सर करंट अफेयर्स कोई सेपरेट टॉपिक तो नहीं है, मतलब जो हम पढ़ रहे पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, उसमें से ही आता है। तो फर्स्ट आपका सोर्स है एक न्यूज़पेपर जो हर रोज आपको पढ़ना है, पर आपको न्यूज़पेपर बहुत स्मार्टली पढ़ना है कि न्यूज़पेपर में क्या रेलेवेंट है एग्जाम रिलेटेड और क्या इरेलीवेंट है, और अगर कुछ अच्छा लग जाए तो उसकी 1-2 लाइन के आप नोट्स बना सकते हैं। एट द सेम टाइम जो मैगजीन्स होती है, मंथली मैगजीन्स, और आप उसको रिवाइज कर सकते हो, उसको कोई भी मैगजीन आप पढ़ सकते हैं जिससे आपका जो कंटेंट है उसमें वैल्यू ऐड होगा। तो उस हिसाब से आई थिंक यूपीएससी जीपीएससी में 1 ईयर का जो करंट अफेयर्स है उससे पढ़ा जा सकता है, बट ऐसा कुछ फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं है कि 1 ईयर में ही आएगा, उससे पहले का भी आ सकता है, उसके बाद मतलब एग्जाम के 1-2 महीने पहले का भी आ सकता है। तो हमें ओवरऑल प्रिपेयर रहना है उस फ्रंट में। जीपीएससी प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली, तो 3-4-5 महीने से पुराना नहीं करंट अफेयर पूछा जाता, जीपीएससी प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं। और जैसा कि आस्था ने बताया कि न्यूज़पेपर पे आप पढ़ सकते हैं, पर न्यूज़पेपर में बच्चा जनरली मिसगाइड हो जाता है, उसको क्या पढ़ना है न्यूज़पेपर में और क्या नहीं पढ़ना है वो कैटेगराइज एक बच्चा नहीं कर पाता है। फॉर एग्जांपल आप मानकर चलिए कि कई बार कोई पॉलिटिकल न्यूज़ आ गई तो बच्चे ने पूरा टाइम उस पर पढ़ने में निकाल दिया, जबकि हो सकता है कि वो उतना रिलेवेंट ना हो। इसीलिए करंट अफेयर्स की मैगजीन जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि मैगजीन एक्सपर्ट्स के द्वारा बनाई जाती है और उसमें वही बात होती है जो एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो करंट अफेयर्स बच्चा न्यूज़पेपर के थ्रू और ज्यादातर मैगजीन के थ्रू कवर कर सकता है। जीपीएससी प्रीलिम्स में लास्ट 6 महीने तक का करंट अफेयर चलेगा और यूपीएससी वगैरह में लास्ट 1 साल 1.5 साल तक का करंट अफेयर चाहिए होता है। तो ये थी आस्था राणा ने बहुत सारी बातें डिस्कस करी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में जाकर आप और भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जिसके आंसर हम लोग कमेंट सेक्शन में ही दे देंगे। थैंक यू वेरी मच आस्था, बच्चों को गाइड करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।